तो फर्स्ट बैटल ऑफ कार्नेटिक 44 में स्टार्ट हुआ, 48 में ख़त्म हुआ था और बीच में एक एसटी थॉमस बैटल हुआ था और उसको एंड हुआ था ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपेल के साथ। उसका रीज़न क्या था? ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, जहाँ पे फ्रेंच जीत जाता है, ब्रिटिशर्स हार जाते हैं और फ्रेंच का जो हीरो होता है, जो मेन लीडर होता है, डुप्लेक्सी। फिर इसी तरह सेकेंड कार्नेटिक वॉर हमारे यहाँ पे 49 से कब तक होता है? 54 तक। वो एंड होता है बाई ट्रीटी ऑफ पुडुचेरी। उसके बीच में एक होता है बैटल ऑफ एम्बर, जहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव हीरो बन के निकल आता है। उसमें ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं, जो फ्रांस है वो हार जाता है यहाँ पे इसमें। तो ये इंग्लिश जीत जाता है, फ्रांस हार जाते हैं। और इसी सेकेंड कार्नेटिक वॉर में रॉबर्ट क्लाइव जो है एज ए हीरो इमर्ज हो जाएगा। और इस सेकेंड कार्नेटिक वॉर का रीज़न क्या था? डेथ ऑफ आसफ जाह निज़ाम ऑफ हैदराबाद, ये था। फिर आगे जाके 57 से लेके 63 के बीच में, अब यहाँ पे जो रेड कलर में आपको डब्बा दिख रहा है वो है थर्ड कार्नेटिक वॉर। 57 में स्टार्ट हुआ, 63 में एंड हुआ। इसका रीज़न था 7 ईयर वॉर इन यूरोप। यूरोप में एक 7 ईयर वॉर होगा जहाँ पे फ्रेंच और ब्रिटिशर्स एक दूसरे के अपोजिशन में होंगे, उसी का इफेक्ट इंडिया में भी होगा। और यहाँ पे 1763 में ट्रीटी ऑफ पेरिस के चलते थर्ड कार्नेटिक वॉर एंड हो जाता है। उसी बीच 757 में जब फर्स्ट कार्नेटिक वॉर स्टार्ट होगा तो यहाँ पे इंडिया में बैटल ऑफ प्लासी होती है बंगाल में, जहाँ पे सिराजुद्दौला हार जाता है और यहाँ से रॉबर्ट क्लाइव किसके साथ मिलकर होता है? मीर जाफर के साथ। फिर उसी वक्त हमने पढ़ा बीच में 59 में बैटल ऑफ चिंसुरा होगा, उधर ही कहाँ पे? बंगाल में होगा कि नहीं? तो बंगाल में बैटल ऑफ चिंसुरा होगा, जहाँ पे डचेस यहाँ से बाहर हो जाएंगे हमारे, जहाँ पे मीर जाफर और डच मिलके इंग्लिश पे अटैक करते हैं। तो मीर जाफर हार जाएगा, यहाँ से डच को कम्प्लीटली आउट ऑफ इंडिया कर देंगे। उसी दौरान 60 में बैटल ऑफ वेंडी वॉश। बैटल ऑफ वेंडी वॉश कहाँ पे होता है? साउथ इंडिया में। वो जो रेड कलर में लिखा है ये मैंने, तो यहाँ पे रेड कलर का जो भी पॉइंट्स है वो थर्ड कार्नेटिक वॉर के रिलेटेड है। जो स्टार्ट 57 में हुआ था, एंड हुआ था 63 में, और उसका एंड हुआ था बाई ट्रीटी ऑफ पेरिस के थ्रू। और उसके बीच में एक वॉर बैटल हुआ था, बैटल ऑफ वेंडी वॉश। और बाकी जो ब्लैक में लिखा है वो दूसरे जगहों पे बैटल्स हुए थे। फिर 61 में हमने दो चीज़ें पढ़ी थी। एक तो बैटल ऑफ पानीपत 3, BOP 3 मतलब बैटल ऑफ पानीपत 3 हुआ था, जहाँ पे मराठास हार गए थे, अहमद शाह अब्दाली अटैक किया था। उसी दौरान साउथ इंडिया में हैदर अली जो है रूलर बन गया था। ये सब हमने पढ़ा हुआ है। जस्ट एक टाइमलाइन आपको दे रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को एक अलग एंगल से देख सको। उसके बाद 64 में बैटल ऑफ बक्सर होता है, जहाँ पे शाह आलम, शुजा-उद-दौला और मीर कासिम। तो बैटल ऑफ बक्सर में कौन कौन होते हैं? शाह आलम 2, शुजा-उद-दौला और मीर कासिम। ये तीनों मिल के वर्सेस होता है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, जहाँ पे ये लोग मिल के हार जाते हैं, ये इंग्लिश जीत जाता है। और उसके अगले साल क्या होता है? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में। और उसके बाद 1767 और 1769 के बीच में कौन सा वॉर होगा? एंग्लो मैसूर वॉर। ये क्या? MY मीन्स मैसूर, W1 मीन्स 1। एंग्लो मैसूर वॉर कब से कब होता है? 67 और 69 के बीच में होगा। और उसको एंड होता है ट्रीटी ऑफ मद्रास के थ्रू एंड होता है, जो किसने लिखा था? हैदर अली ने। और इस फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में हैदर अली जो है जीत जाता है, इंग्लिश जो है वो हार जाते हैं, जहाँ पे हैदर अली क्या करते हैं? मद्रास को कैप्चर कर लेता है। ये हमने पढ़ा था। उसके बाद आगे जाएंगे थोड़ा तो 75 से हमारा फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर स्टार्ट होता है कि नहीं? तो 75 में फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर स्टार्ट होगा, जो एंड होता है 82 में। 82 में ट्रीटी ऑफ सलवाई के थ्रू फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर खत्म हो जाता है। उस बीच ट्रीटी ऑफ सूरत रघुनाथ राव के साथ हुआ था, ट्रीटी ऑफ पुरंदर नाना फडणवीस के साथ हुआ था, ट्रीटी ऑफ वडगांव नाना फडणवीस के साथ। ये सब चीज़ें हमने कल उसमें पढ़ा था, एंग्लो मराठा वॉर में पढ़ लिया था। तो यहाँ पे उसका एक टाइम लाइन है। तो ट्रीटी ऑफ सलवाई होती है 82 में, और उसी दौरान 80 और 84 के बीच में एंग्लो मराठा वॉर सेकेंड स्टार्ट हो जाएगा। 80 में स्टार्ट होगा, वो एंड होता है 84 में। और इसी सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के बीच में 82 में हैदर अली की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है हैदर अली और टीपू सुल्तान। तो हैदर अली की डेथ हो जाती है, टीपू सुल्तान जो है वो नया रूलर बन जाता है। और उसी दौरान 82 में ट्रीटी ऑफ सलवाई भी हो रही है। तो ये टाइमलाइन दिख रहा है आपको। और जब फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हो रहा है और सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हो रहा है, तो उस वक्त गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ बंगाल कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स, जो 73 से 84 के बीच में गवर्नर जनरल होता है बंगाल का। ये पॉइंट। फिर हम आगे जाएंगे तो 90 और 92 के बीच में कौन सा वॉर होता है? एंग्लो मैसूर वॉर, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। उस वक्त गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन होता है? कॉर्नवालिस, जो 84 से 93 के बीच में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा। उसी टाइम पे एंग्लो मराठा वॉर 3 स्टार्ट होगा, जो टीपू सुल्तान, जहाँ पे ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम 92 में साइन करता है, कौन? टीपू सुल्तान के साथ।
ये चीज़। उसके बाद थोड़ा आगे जाएंगे 95 में एंग्लो मराठा वॉर के कॉन्टेक्स्ट में जो छोटा बच्चा होता है सवाई माता, वो सुसाइड कर लेता है। उसके कुछ टाइम के बाद 97 और 99 के बीच में एंग्लो मराठा वॉर फोर्थ स्टार्ट होगा। और 99 में एक तो जो वेलिस्ले है वो किसको अटैक करता है, मैसूर को, टीपू सुल्तान को उसमें मार देता है। टीपू सुल्तान के मारने के बाद जो मैसूर है उसको सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट करवाएगा इन 1799। और उसी टाइम पे जहाँ पे मराठास के वहाँ पे नाना फडणवीस की डेथ हो जाती है, क्योंकि नाना फडणवीस की डेथ होने के बाद बाजीराव टू आके पेशवा बनता है ज़बरदस्ती। हमने ये सब अच्छे से पढ़ा हुआ है प्रीवियस लेक्चर में। यहाँ पे बस एक टाइमलाइन है। और 1802 में अब बाजीराव नाना फडणवीस के मरने के बाद पेशवा कौन बनते हैं, बाजीराव टू। फिर वो बाकी मराठा चीफ से बचने के लिए ट्रीटी ऑफ बस्तीन साइन करते हैं, किसके साथ, वेलिस्ले के साथ। और उसके चलते यहाँ पे सब्सिडरी अलायंस जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है। ये बाकी मराठास को पसंद नहीं आता है, तो ये लोग फिर लड़ने लग जाते हैं। और वहाँ से हमारे 802 और 805 के बीच में सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर चल रहा होता है। और उसी के दौरान फिर 805 में ट्रीटी ऑफ राजघाट से होलकर, HOL मीन्स होलकर एक मराठा चीफ्स होते हैं जो बाजीराव टू से नाराज़ होते हैं, क्योंकि उसने सब्सिडरी अलायंस साइन किया हुआ होता है। तो फिर यहाँ पे होलकर और ईस्ट इंडिया कंपनी जो वेलिस्ले है वो ट्रीटी साइन करेगा, ट्रीटी ऑफ राजघाट। तो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वेलिस्ले था 79 से 805 के बीच में, उसके दौरान कौन सा होता है, एंग्लो मैसूर वॉर 4 और सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, ये दो वॉर उसके टाइम पे। और ये टाइम लाइन है। फिर हम आगे जाएंगे अराउंड 1817 में फिर थर्ड एंग्लो मराठा वॉर स्टार्ट होगा। और उस वक्त जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को था लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है उस वक्त का गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा, वो इसका उसका टाइम पीरियड है। फिर 1819 में बैटल ऑफ खिड़की, KHIRKI खिड़की, जो स्पेलिंग देख लेना, बैटल ऑफ खिड़की होती है जहाँ पे बाजीराव टू को डिफीट करता है कौन, अंग्रेज। और फिर ट्रीटी ऑफ पूना साइन होती है, उसके चलते जो पेशवाशिप है वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। और फिर बाजीराव टू जो है वो क्या हो जाता है, एक पेंशनर बन के रह जाता है, किसका, ब्रिटिश का। तो ये पूरा टाइमलाइन है हमारा 3 इंपॉर्टेंट वॉर्स के बीच में। तो यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट टाइमलाइन दिखेगी 1744 से लेके कहाँ तक है, 1819 तक के जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हमने इस बीच में पढ़े वो सारे। ऊपर उसकी यहाँ पे आपको गवर्नर जनरल कौन था, हेस्टिंग्स था, यहाँ पे वेलिस्ले है, यहाँ पे कॉर्नवालिस है, और यहाँ पे कौन है, वॉरेन हेस्टिंग है। और जब फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर होती है, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, ट्रीटी ऑफ मद्रास, हैदर अली, फिर यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव उस वक्त गवर्नर होते हैं। क्योंकि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो 65 में यहाँ पे होती है वो क्या लाती है, ड्यूअल गवर्नमेंट लाती है, बंगाल में लाती है कि नहीं। ड्यूअल गवर्नमेंट में क्या होता है, दीवानी राइट और निज़ामी राइट, मतलब नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन वो कौन कर रहा होता है, निज़ाम ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ बंगाल। और जो दीवानी राइट्स, बाकी जो इम्पोर्टेंट टैक्सेशन राइट्स हैं या फिर पुलिस है, वो किसके पास होती है, इसके पास। टैक्सेशन राइट मेनली किसके पास होती है, अंग्रेज़ों के पास। फिर वहाँ से वो अब उनको टैक्सेशन राइट मिल जाता है। तो फिर कल हमने पढ़ा था रेवेन्यू सिस्टम, कौन से रेवेन्यू सिस्टम्स पढ़ा था, 3 रेवेन्यू सिस्टम्स पढ़ा था। फर्स्ट कौन सा था, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, या उसको क्या बोलते हैं, और जमींदारी सिस्टम, वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा सिस्टम आया था, रियोट वारी सिस्टम। रियोट RYOT, रियोट किसको कहते थे, पीजेंट को, तो रियोट वारी सिस्टम। उसके बाद कौन सा आया था, महलवारी सिस्टम। महल किसको कहेंगे, एक एरिया को, विलेज को, तो महलवारी सिस्टम आया था उसके बाद। फिर अब थोड़ा हम गवर्नर जनरल्स का पढ़ेंगे आज, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, अब हम यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, जो इम्पोर्टेंट बैटल्स थे, या जो रेवेन्यू सिस्टम था, जो एंग्लो मैसूर वॉर, मराठा वॉर, कार्नेटिक वॉर्स, वो हो गए। फिर जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ लाया था, लाइक सब्सिडरी अलायंस लाया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स लाया था, ये सब चीज़ें हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिए। अब हम गवर्नर जनरल वाइज चीज़ें देखेंगे कि किस गवर्नर जनरल कब तक रहा और उसने क्या क्या चीज़ें करी थी, वो चीज़ें अब हम यहाँ देखेंगे। तो हमारी अब स्टार्ट होगी हिस्ट्री 1765 से। 1765 में क्या होता है, ट्रीटी ऑफ, वो किस बैटल के बाद होता है, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर। उसके बाद क्या होता है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होने के बाद वहाँ पे ड्यूअल गवर्नमेंट आती है, कहाँ पे, बंगाल में ड्यूअल गवर्नमेंट आएगी। उसमें दीवानी राइट्स किसको मिलेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को,
और निजामत राइट्स मिलेंगे नवाब ऑफ बंगाल को। तो यहाँ से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको टैक्सेशन पावर मिलना शुरू हो जाता है, फिर वो अलग अलग पॉलिसीज अपनाएगी। अब इसी वक्त जब उनको टैक्सेशन पावर मिलता है तो वो बहुत ही एट्रोसिटीज मतलब जुल्म करते हैं और बहुत ज़्यादा ही मतलब देन द नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं टुवर्ड्स दी पब्लिक। तो वहाँ पे लूट मार मचाते हैं। उसके चलते बाद में क्या होता है 1780 में बंगाल में फेमाइन आ जाता है, ये पॉइंट। उसके बाद इसी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद यहाँ पे जो गवर्नर बंगाल होते हैं वो कौन होते हैं उस वक्त? रॉबर्ट क्लाइव, 65 से लेके 72 के बीच में। और 1770 में बंगाल में एक फेमाइन आ जाएगा। और ओवरऑल जो है यहाँ पे मैंने 3 लिखा है, देखो बंगाल में 3 बार ग्रेट फेमाइंस आ जाते हैं। एक आते हैं 1770 में जब रॉबर्ट क्लाइव यहाँ का गवर्नर होगा। उसके बाद एक आते हैं 1878 में, आगे जब लॉर्ड लिटन होगा, ये हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद 1943 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा होगा तब लॉर्ड लिटन जो है वहाँ पे होगा वाइसरॉय या गवर्नर जनरल उसके टाइम पे। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। फिर उसके बाद 1772 में कौन गवर्नर बनता है? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स 72 में गवर्नर ऑफ बंगाल बनेगा और वो लास्ट गवर्नर होता है किसका? बंगाल का, क्योंकि उसके अगले साल 73 में रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आ जाएगा। उस एक्ट में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एक तो जो ड्यूअल गवर्नमेंट बंगाल में चल रही वो खत्म होगा, अब पूरा कंट्रोल ब्रिटिशर्स के पास आ जाएगा। तो ये ड्यूअल गवर्नमेंट लाया किसने था? ड्यूअल गवर्नमेंट लाया था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में आया था। उसको एंड किसने किया? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ने उसको एंड किया। फिर दूसरा ये क्या है? गवर्नर ऑफ बंगाल जो था उसको अब उसका पावर एलिवेट करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। तो जो लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल था और जो लास्ट फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ वो कौन हुआ? वॉरेन हेस्टिंग। क्योंकि उसी के टाइम पे अब ये भी आ सकता है कि जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है वो किस गवर्नर के टाइम पे आया था? जितना वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे आया था। और ये जो है गवर्नर ऑफ बंगाल, लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल या फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन हुआ? वॉरेन हेस्टिंग्स, ये पॉइंट। और तीसरी चीज जो इस रेगुलेटिंग एक्ट ने लाई थी, ये जो रेगुलेटिंग एक्ट ने लाया था वो था सुप्रीम कोर्ट। एक सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया कहाँ पे? कलकत्ता में। तो फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश कहाँ पे हुआ? कलकत्ता में। देखो अगर हम नॉर्मली पढ़ते हैं तो क्या होता है, देखो हम पढ़ते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं, फिर हाई कोर्ट जाते हैं, फिर अभी के केस में सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें ना तो इंडिया में फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट कब आया था? 1773 में लाया था। किसने लाया था? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ने लाया था। किसके टाइम पे? वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे 1861 या 63 के टाइम पे, तब जो है हाई कोर्ट्स आ जाते हैं। कब आएंगे वो? 1860। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आएंगे, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आता है 1890s, ये कहाँ गया? 1790s के टाइम पे जब कॉर्नवालिस होगा। कौन? वेलिस जब यहाँ का गवर्नर जनरल होगा उसके टाइम पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आएंगे। तो सबसे पहले क्या आता है हमारा? सुप्रीम कोर्ट आएगा, फिर दूसरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आएंगे, बाद में तीसरे में हमारे जो है यहाँ पे हाई कोर्ट्स आएंगे ब्रिटिश के टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि डिस्ट्रिक्ट ये हाई कोर्ट कब आ गया, सुप्रीम कोर्ट कब आता है? सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता कब बनता है? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता किसके टाइम पे बना? वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे। ये पॉइंट क्लियर है। उसके बाद जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है 1873 से 84 के बीच में फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे ये 5-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, एशियाटिक सोसाइटी एट बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी एट बंगाल कब बना था? 1784 में। किसके टाइम पे? वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे। किसके साथ? वॉरेन हेस्टिंग प्लस होते, प्लस मतलब कि वॉरेन हेस्टिंग और विलियम जोन्स मिलके क्या लाए थे? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। अब ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल क्या हुआ? एक इंस्टीट्यूशन हुआ जहाँ पे जो लोकल हिस्ट्री, कल्चर, आर्ट जो है उसको प्रमोट किया जाता है। उसको बोलेंगे ओरिएंटलिस्ट अप्रोच, ओरिएंटलिस्ट स्टडीज। एक होती है इंग्लिश स्टडीज। इंग्लिश के मतलब उस वक्त यूँ कह सकते हैं कि अंग्रेज थे। अब वो लोग मान लो एजुकेशन प्रमोट करना चाहते हैं तो अब उनके पास 2 ऑप्शन होता है। आगे जाके हम पढ़ेंगे जब उनके पास ये मतलब जो गवर्नमेंट है ब्रिटिश, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को कहती है कि आप इंडिया में एजुकेशन थोड़ा प्रमोट करो। अब इंडिया की हालत उस वक्त काफ़ी खस्ती होगी। अब इंग्लिश जो है काफ़ी एडवांस है, इंडिया उतना नहीं है। अब इंडिया में फिर 1-2 थ्योरीज आएंगी। एक बोलेंगे भाई आप इंग्लिश एजुकेशन जो सेक्युलर एजुकेशन है जो आजकल हम पढ़ रहे हैं उसको प्रमोट करो। दूसरा आइडिया वाले बोलेंगे नहीं, आप लोकल जो कल्चर है, लैंग्वेज है, लोकल जो लोकल हिस्ट्री है, लोकल आर्ट है
उन चीज़ों को प्रमोट करो। तो जो लोकल चीज़ें हैं उनको ओरिएंटलिस्ट जर्चिन, उसको क्या बोलते हैं, ओरिएंटलिस्ट जर्चिन दे। तो ये लोकल नेटिव ना, उसको एक ही चीज़ है, ये नेटिव भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कब आया, 1784 में विलियम जोन्स के साथ लाया था वॉरेन हेस्टिंग, और विलियम जोन्स ने लाया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ओरिएंटलिस्ट नॉलेज एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए जराया, लोकल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। यहाँ पे भी और एक चीज़ देखो, कलकत्ता मदरसा 1781 में कलकत्ता में मदरसा जो फर्स्ट टाइम जो इस्टेब्लिश किया, किसने किया, वॉरेन हेस्टिंग ने। तो यहाँ पे ये जो दो है एजुकेशन रिलेटेड, तो एक तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एक होता है कलकत्ता मदरसा। ये दोनों चीज़ें कौन लाता है, वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के लिए विलियम जोन्स को भी आपने याद रखना है। तो ये कलकत्ता मदरसा 1781 के टाइम पे, 81-82 के टाइम पे लाएगा। उसके बाद गीता का हमने उस दिन ब्रिटिश टाइम, ये मुगल्स के टाइम पे पढ़ा था, जब हमने मुगल लिटरेचर को पढ़ा था तब मैंने बोला था कि गीता को उस वक्त ट्रांसलेट किया था पर्शियन में। किसने किया था, शाहजहां के सबसे बड़े लड़के ने, दारा शिको, उसने पर्शियन में किया था। अब यहाँ पे हम वॉरेन हेस्टिंग की बात कर रहे हैं, तो वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे जो गीता है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं कौन, चार्ल्स विल्किंस। अराउंड 1784 के टाइम पे जब गवर्नर जनरल कौन होता है, वॉरेन हेस्टिंग, उसके टाइम पे चार्ल्स विल्किंस जो अंग्रेज है वो गीता को किस में ट्रांसलेट करेगा, इंग्लिश में। तो यूँ लिखा होता है कहीं कहीं पे कि जो उसका इंट्रोडक्शन पार्ट है इंग्लिश वर्जन का, वो किसने लिखा होता है, वॉरेन हेस्टिंग ने लिखा होता है। और यहाँ पे मैंने लिखा गीता को पर्शियन में किसने लिखा था, दारो शिको ने इसको पर्शियन में लिखा था। इसको इंग्लिश में किसने लिखा था, चार्ल्स विल्किंस ने लिखा था। ये पॉइंट हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ दारो शिको यहाँ पे। फिर वॉर्स, 2-3 वॉर्स हम पढ़ेंगे यहाँ पे। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, ये चीज़ें किसके टाइम पे होती हैं, वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे। अब वॉरेन हेस्टिंग यहाँ पे अगर हम देखें, वॉरेन हेस्टिंग्स की बात करें तो 1773 से लेकर 1784 के टाइम पे ये होता है। अब जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर है वो कब होती है, 75 और 82 के बीच में। तो ये किसके टाइम पे होती है, वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे। और ये जो है 82 में ट्रीटी ऑफ सेल्वाई के थ्रू एंड हो जाती है वॉर। ये एक दूसरा यहाँ पे इसी के टाइम पे दूसरी वॉर जो होती है एंग्लो मैसूर वॉर, जो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर जो 80 से 84 के बीच में होती है। एंग्लो मैसूर वॉर कब खत्म होता है, 84 में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। ये किसने साइन किया होता है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर किसने साइन किया होता है, टीपू सुल्तान ने। क्योंकि उसी वक्त बीच में टीपू सुल्तान की, ये हैदर अली की डेथ हो जाएगी, टीपू सुल्तान नया रूलर बनता है। और उसी टाइम पे कल को ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हैदर अली की डेथ कब हुई, 82 में, 1782 में। या हैदर अली किस गवर्नर के टाइम पे, ये टीपू सुल्तान किस गवर्नर के टाइम पे रूलर बना था, देखना वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे। तो इस तरह से अलग अलग एंगल से चीज़ों को देखने की कोशिश करो, ठीक है ना। तो ये पॉइंट। फिर रोहिल्ला वॉर बोलेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा मैप है, ये है यूपी एरियाज, यूपी के यहाँ ऊपर वाले, यहाँ पे कुछ अफगानीस रहते थे जो उन पे अटैक होता है। इस एरिया को रोहिलखंड जर्चिन पाया। तो वहाँ पे अफगानीस पे अटैक होता है, उनको वो कुछ बगावत करते हैं जो भी है। तो वहाँ पे एक वॉर होती है, उसको क्या बोलेंगे, रोहिल्ला वॉर। ये किसके टाइम पे होता है, वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे। तो वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे आपने फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर और थर्ड एंग्लो, ये इन तीनों को आपने याद रखना है, ये तीनों पॉइंट्स। फिर उसके बाद 2 एक्ट पास होते हैं। अब ये एक्ट कौन पास करता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट। कौन पास करता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट यूके में बैठ के एक्ट पास कर रहा है, किसके लिए, इंडिया के लिए। तो पहले एक्ट पास किया था 1773 में, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। उसके बाद आगे एक एक्ट पास करेगा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पास हुआ था, 1773 में। पिट्स इंडिया एक्ट कब पास हुआ था, 1784 में। या ये भी आ सकता है कि रेगुलेटिंग एक्ट या पिट्स इंडिया एक्ट किस गवर्नर के टाइम पे पास हुआ था, वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे पास हुआ था। ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको अभी इग्नोर करो, इसको हम बाद में आगे जाके पढ़ेंगे जब इनको डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो यहाँ तक हमारा वॉरेन हेस्टिंग के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो क्लियर हो गए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो गवर्नर है 84 से लेके 93 के बीच, नेक्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन होगा,
कॉर्नवेलिस, नेक्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी होती है जो पुलिस रिफॉर्म लाएगा। जैसे कि अभी यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पुलिस ऑफिस, पुलिस और ये है पुलिस स्टेशन जहाँ पे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, ये तो वो सब स्टार्ट कहाँ से हुआ था? कॉर्नवेलिस के टाइम से। ब्रिटिश के टाइम से तो आया है, लेकिन ब्रिटिश के टाइम पे ये जो जुडिशल रिफॉर्म्स या पुलिस रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किसने किया था? कॉर्नवेलिस ने। तो पुलिस रिफॉर्म्स किसने लाया था जरना? कॉर्नवेलिस ने। जुडिशल रिफॉर्म जैसे कि हमने अभी पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट किस एक्ट ने लाया था? वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 क्या लाता है? सुप्रीम कोर्ट। जब ये कॉर्नवेलिस आएगा उसके टाइम पे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इस्टेब्लिश करेगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पे जो किसके अंडर होंगे? एक इंग्लिश जज के अंदर, अंग्रेज जज होगा, उसके अंडर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा। अब हिंदुओं का मसला होगा तो वहाँ पे उसको हिंदू पंडित गाइड करेगा जज को। अगर मुस्लिमों का मसला होगा तो मुस्लिम कोई मौलवी या मौलाना उसको गाइड करेगा। तो जज होगा इंग्लिश, लेकिन गाइड करेगा मौलवी या कोई पंडित जिसका भी केस आएगा। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट कौन लाया था? कॉर्नवेलिस लाया था। ये पॉइंट। फिर उसके बाद जमींदार, ये परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इन द पीएसएस मींस परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम किसने लाया था? कॉर्नवेलिस और जॉन शोर्स। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लाया था जॉन शोर्स ने। जॉन शोर्स उसके अंडर काम करता था उस वक्त। ये आगे जाके नेक्स्ट गवर्नर जनरल बनेगा, लेकिन जब गवर्नर जनरल कौन था? कॉर्नवेलिस। तो उसका काउंसिल का एक मेंबर था ये। तो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम कौन लाएगा? ये कॉर्नवेलिस लाएगा, बस उसकी मदद कर रहा होता है जॉन शोर्स। 1793 में। कल हमने इसका अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो आप बुक में देख सकते हो, उस वीडियोस में देख सकते हो। फिर वॉर की टाइम आएगी तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर किसके टाइम पे हुआ था? थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होता है इसी कॉर्नवेलिस के टाइम पे। 90 से 92 के बीच में थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होता है, जहाँ पे टीपू सुल्तान ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम साइन करता है टीपू सुल्तान। और इसी बीच में वहाँ पे कौन होता है? बंगाल में गवर्नर जनरल कॉर्नवेलिस होगा। तो उसी के टाइम पे जो है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर भी होगा। फिर यहाँ पे अब ये पॉइंट है सबसे इम्पोर्टेंट। तो जो सिविल सर्विसेज आज हम देते हैं यूपीएससी ये वो सब, तो ये सिविल सर्विस का कंसेप्ट किसने लाया था? कॉर्नवेलिस ने लाया था। ही इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ सिविल सर्विसेज। तो इसलिए इसको फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज भी कहेंगे। तो एफओ मींस फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो किसने लाया था? कॉर्नवेलिस ने। तो उस वक्त क्या होता है कि जो एग्जाम होते हैं सिविल सर्विसेज के वो इंग्लैंड में हुआ करते थे। इंग्लैंड में एग्जाम्स होंगे और अंग्रेज ही जो है उस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश जो इंडियंस है वो उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सिर्फ अंग्रेज जो है वो इनिशियल स्टेज पे सिविल सर्विस के लिए भर सकते थे, और उस वक्त इंग्लैंड में जो है वो एग्ज़ाम्स हुआ करते थे। फिर आगे जाके अभी ये आप कह सकते हो अराउंड 18, ये अभी कॉर्नवेलिस का टाइम चल रहा है 1780 या 1790s के, चलो हम एवरेज लेके 1790s में कॉर्नवेलिस ने मान के चलो सिविल सर्विसेज इंट्रोड्यूस किया। कंसेप्ट ऑफ सिविल सर्वेंट्स, जो सिविल ऑफिसर्स होते हैं उनको इलेक्ट कर ये क्या रिक्रूट करने के लिए। फिर आगे जाके अराउंड 50 साल के बाद जो है 1853 में यहाँ पे एक चार्टर एक्ट ऑफ 1853। उस वक्त जो गवर्नर जनरल होता है ऑफ इंडिया, उस वक्त इंडिया कहलाते हैं उसको, वो होता है डलहौजी। ये हमने पढ़ा था, डलहौजी को पहले भी पढ़ा था। तो इसके टाइम पे 1853 में जो इंडियन सिविल सर्विसेज है वो ओपन हो जाएंगी सभी के लिए। तब तक इंडियंस को जो है होश आ जाता है। तो इंडियंस जो उस वक्त जो इंडियंस एक्टिव हैं वो लोग डिमांड करते हैं कि भाई हम इंडियंस को भी सिविल सर्विस देने के लिए परमिशन दे दो, अलाउ करो उस वक्त। तो फिर आगे जाके 53 में इंडियन सिविल सर्विसेज ओपन होती है सबके लिए। फिर वहाँ पे कंपटीशन होगा, जो भी कंपटीशन जैसे कि आजकल हो रहा है। आजकल ओपन है कि नहीं सबके लिए, कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करके जा सकते हैं सिविल सर्विसेज में। तो ये चीज़ कब होती है? 53 में। वहाँ पे ओपन होगा ऑल। अब यहाँ पे ओपन कंपटीशन होगा। कंपटीशन होने के बाद जो एग्ज़ाम होता था, लेकिन वो अब भी कहाँ पे होता है? इंग्लैंड में ही एग्ज़ाम होगा। तो इस तरह से यहाँ पे 53 में जो है सिविल सर्विसेज ओपन हो जाती है सभी के लिए। इंडियंस भी अप्लाई कर सकते हैं, इंग्लिश जो भी है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर आगे जाके 10 साल के बाद जब ये ओपन हुआ 53 में, उसके 10 साल के बाद आगे जाके 63 में जाके जो फर्स्ट इंडियन है सत्येंद्र नाथ टैगोर, ये रविंद्रनाथ टैगोर का भाई की कुछ है। तो वो फर्स्ट बंदा होता है जो इंडियन सिविल सर्विसेज क्रैक कर लेता है। तो फर्स्ट इंडियन जो इंडियन सिविल सर्विसेज क्रैक करेगा वो कौन होता है? सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ
टैगोर। यहाँ तक क्लियर है सबको? वेरी गुड। तो फर्स्ट इंडियन कौन होता है? ये 63 में 1863 में इंडियन सत्यनाथ टैगोर होगा। ओपन कब होगा? 53 में। किसके थ्रू? बाई चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के चलते वो ओपन हो जाएगा सभी के लिए। उस वक्त कौन गवर्नर होता है? डलहौजी। लेकिन ये इंट्रोड्यूस कौन करता है सिविल सर्विसेज को? कॉर्नवालिस। तो इसलिए कॉर्नवालिस को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ सिविल सर्विसेज। ये पॉइंट क्लियर हो गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, थोड़े बहुत याद रखो अच्छे से। हाँ, फिर आगे जाके इवन जो एग्जाम भी होता, अब यहाँ तक तो क्या हुआ कि इंडियंस में अप्लाई किया, इंडियंस अब सेलेक्ट भी होने लगे, लेकिन एग्जाम्स अभी भी कहाँ पे हो रहे थे? इंग्लैंड में। फिर आगे जाके जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बन जाएगा तो वो डिमांड करेगा भाई एग्जाम आप इंडिया में भी ले लो, हम हर कोई वहाँ जा नहीं सकते। फिर आगे जाके फिर 1922-23 के टाइम पे फिर वो इंडिया में भी एग्ज़ाम होने लग जाते हैं, तो वो बाद में हम देख लेंगे उसी टाइम पे। तो यहाँ तक क्लियर है। जुडिशियल रिफॉर्म्स हो गए, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम भी हो गया, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर भी हो गया, फिर पुलिस, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी हो गया, इंग्लिश जज भी हो गया यहाँ पे कॉर्नवालिस का। यहाँ तक क्लियर है। फिर उसके बाद आता है जॉन शोर्स। 93 से 98 के बीच में जो गवर्नर जनरल होगा वो कौन होगा? जॉन शोर। हमने एक शोर टेम्पल पढ़ा था, शोर टेम्पल पढ़ा था एंशिएंट हिस्ट्री में। शोर टेम्पल मैंने पढ़ाया था इस चीज़ को। किसी को याद है कब, किसने, कहाँ पे बनाया था शोर टेम्पल? नोट्स बनाते हो आप लोग? नोट्स? बुद्धा के टाइम पे टेम्पल का कंसेप्ट ही नहीं था। बुद्धा के टाइम पे नहीं, शोर टेम्पल नोट्स बना कर है। पल्लवास के टाइम पे मैंने बोला था महाबलीपुरम एक सिटी बनाया था। किसने बनाया था? नरसिम्हा वर्मन वन ने। तो यहाँ पे अगर हम जाएं उस वक्त, यहाँ पे देखो PALLAVAS, पल्लवास का जो रूलर है नरसिम्हा वर्मन वन, उसने एक सिटी बनाया था जिसका नाम था महाबलीपुरम सिटी था। फिर आगे जाके उसका पोता होता है नरसिम्हा वर्मन टू, जो इस महाबलीपुरम जो सिटी है वहाँ पे एक टेम्पल बिल्ड करता है, शोर टेम्पल। जो अभी ये जो महाबलीपुरम है वहाँ पे जो भी मॉन्यूमेंट्स है वो सारे क्या हैं? वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो वहाँ पे आप पल्लवास के उसमें देखना एक शोर टेम्पल भी आएगा, क्योंकि उस वक्त मैंने दो चीज़ें पढ़ाई थी। ये जो नरसिम्हा वर्मन वन है, ये उनका कैपिटल कौन होता है? पल्लवास का कैपिटल क्या होता है? कांची। वेरी गुड। कांची में एक टेम्पल बनाता है कैलासा टेम्पल, कैलासा टेम्पल। ये नरसिम्हा वर्मन वन ही बनाता है। ये शोर टेम्पल वहाँ पे मैंने पढ़ाया था। सेकंड ने शोर टेम्पल बनाया था, फर्स्ट ने कैलासा टेम्पल बनाया था। वो देखो थोड़ा ऊपर नीचे हो भी सकता है, ऐसा नहीं है। जितना मुझे याद है ये वन ने बनाया था, उसने सिटी भी बनाया था महाबलीपुरम। तो ये जो वन है उसने कैलासा टेम्पल कांची में और महाबलीपुरम सिटी बनाया था। उसके बाद ये जो टू है नरसिम्हा वर्मन टू, इसने शोर टेम्पल बनाया था। कहाँ पे? महाबलीपुरम में। तो उधर हमने पढ़ा था ये चीज़ें। तो इसी तरह यहाँ पे फिर से एक आता है जॉन शोर्स। जॉन शोर जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता है ड्यूरिंग 93 से लेके 98 के बीच में। इसके टेन्योर के टाइम पे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। एक तो जो जॉन शोर था वो पहले उसका किसका मेंबर था? देखो उस वक्त क्या होता था, एक तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ। अब ये एक बंदा थोड़ी ना होगा, उसकी फिर एक काउंसिल होती थी, काउंसिल, जहाँ पे एक तो ये गवर्नर जनरल खुद हुआ और बाकी कुछ 4 या 3 मेंबर्स इसमें होते थे, वो कहलाती थी गवर्नर जनरल काउंसिल। जैसे कि अभी प्राइम मिनिस्टर है कि नहीं है। उसके बाद हम बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट। तो वहाँ पे क्या होता है? PM के साथ जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होंगे वो सब मिला के क्या कहते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो उसी तरह यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा, उसका एक काउंसिल होगा। काउंसिल में क्या होगा? गवर्नर जनरल खुद भी होगा और कुछ मेंबर्स भी होंगे। तो इसको हम यूँ भी बोलते हैं गवर्नर जनरल काउंसिल भी बोल सकते हैं। तो ये जो जॉन शोर था उस वक्त पहले कॉर्नवालिस के टाइम पे काउंसिल का एक मेंबर होता है। फिर कॉर्नवालिस का टेन्योर खत्म होने के बाद ये जो है फिर गवर्नर जनरल बन जाएगा। तो उसके टाइम पे उसने एक तो कॉर्नवालिस के साथ परमानेंट सेटलमेंट को लाने में हेल्प किया था। दूसरा उसके टाइम पे चार्टर एक्ट ऑफ 1793 होगा। अब देखो क्या होता है कि वहाँ पे एक हर 20 साल के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में ट्रेड कर रही है, तो उसको हर 20 साल का एक लाइसेंस देता था कौन? ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो हर 20 साल के बाद एक्ट पास करता है ब्रिटिश पार्लियामेंट, जहाँ पे वो मान के चलो अभी
हमने यहाँ पे कल देखा 73 में एक एक्ट पास किया था कि नहीं किया था? Yes, sir. किया था। उसके 20 साल के बाद क्या आ गया? 73. 73 के 20 साल के बाद 93। तो 93 में एक चार्टर एक्ट आएगा। उसके 20 साल के बाद क्या होता है? It. 1813। उसमें भी एक चार्टर एक्ट आएगा, 1813 चार्टर एक्ट। उसके बाद आगे फिर 20 साल हो गया तो क्या हुआ? 1833 फिर से एक चार्टर एक्ट आएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। तो ये क्या होता है? हर चार्टर एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यूं कह सकते हैं कि लाइसेंस देता है फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स। आप ट्रेड कर सकते हो, आप एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, जरा परमिशन जितना चाहे। फिर उसके बाद वो रिन्यू होता जाएगा, है कि नहीं? तो हर 20 साल के बाद वो रिन्यू होता जाता था। इस तरह से आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे 77 में 73 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, फिर यहाँ पे चार्टर एक्ट आएगा, फिर यहाँ पे चार्टर एक्ट फिर से एक आएगा, फिर चार्टर एक्ट ऑफ 33, चार्टर एक्ट ऑफ 30, चार्टर एक्ट ऑफ 19, इसको तो हम रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। फिर आगे जाके इसके साथ 20 साल के बाद क्या आएगा? 1853 यहाँ पे भी एक चार्टर एक्ट आएगा। अभी मैंने कहा कि इस चार्टर एक्ट ने सिविल सर्विसेज को क्या किया? ओपन किया सबको। और इंट्रोड्यूस तो अभी कॉर्नवालिस ने किया ना। तो इस तरह फिर यहाँ के बाद जो है ये जो चार्टर एक्ट आता है 53 में, वो 20 ईयर का नेक्स्ट 20 ईयर्स ज़ेरबमेंदुक, वो नहीं बोलता है कि आप नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए ट्रेड करो, ये करो ज़रा, क्योंकि उसका मकसद होता है, क्योंकि उसके बाद आगे जाके 59 में 57 में जो है यहाँ पे एक नया एक्ट आएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये क्या करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। तो वो हम आगे पढ़ेंगे वैसे या। तो चार्टर एक्ट का मतलब यही होता है, समझ गए ना आप लोग? तो चार्टर एक्ट उस तरह से हर 20 साल के बाद एक एक्ट आएगा विद रिस्पेक्ट टू ईस्ट इंडिया कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन या उसकी जो कमर्शियल चीज़ें वो कैसी चलेंगी इंडिया में, उसके रिलेटेड। फिर उसके बाद जो आएगा नेक्स्ट हमारा गवर्नर आएगा लॉर्ड वेलेस्ले। लॉर्ड वेलेस्ले को हमने ऑलरेडी पढ़ा था काफ़ी जगहों पे। सबसे इम्पोर्टेंट वेलेस्ले के रिलेटेड वो सब्सिडरी अलायंस लाएगा 1798 में। सब्सिडरी अलायंस में क्या करता है? जहाँ पे वो लोकल रूलर के साथ एक डील करेगा कि लोकल रूलर अपनी आर्मी नहीं रखेगा, ब्रिटिश आर्मी को अपनी जगह पर अपनी टेरिटरी में रखेगा, बदले में लोकल रूलर ब्रिटिशर्स को क्या देगा? पैसा वैसा देगा। तो इसको क्या कहेंगे हम? सब्सिडरी अलायंस। उसमें जो फर्स्ट लोकल रूलर आया था 1798 में, कौन आया था? निज़ाम ऑफ हैदराबाद, जो फर्स्ट सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट करता है। उसके बाद 99 में मैसूर, क्योंकि हमने पढ़ा मैसूर में 4th एंग्लो मैसूर वार हुआ कि नहीं, जहाँ पे वेलेस्ले ने टीपू सुल्तान को मार दिया। डेथ ऑफ टीपू सुल्तान को मार देता है। मार देने के बाद वहाँ पे वोदियार डायनेस्टी होती है, जिसके रूलर को वहाँ बैठाता है और उससे सब्सिडरी अलायंस साइन कराता है। तो सेकंड जो है 1799 में कौन सब्सिडरी अलायंस साइन करता है? मैसूर साइन करेगा। फिर आगे जाके 1802 में मराठास जो है ट्रीटी ऑफ बस्सीन साइन करेगा। कौन करते हैं मराठास का? बाजीराव टू साइन करता है ट्रीटी ऑफ बस्सीन। उसके चलते मराठास भी अब सब्सिडरी अलायंस के अंडर आ जाते हैं। ये एक पॉइंट। फिर इसके टाइप पे 2 वॉर्स होते हैं। एक तो क्या हुआ? फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होता है। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर कब से कब तक? 97 से 1799, जहाँ पे टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है। फिर वो ऊपर मैंने बोल दिया ये सारे पॉइंट। दूसरी जो वॉर होती है कौन होती है? सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, जो स्टार्ट होती है 1802 से लेके 1805 तक। 1802 में ट्रीटी ऑफ बस्सीन से स्टार्ट होती है, जो बाजीराव टू साइन करता है। फिर 1802 में ट्रीटी ऑफ राजगाट के थ्रू वो जो है साइन, ये सेकंड एंग्लो मराठा वॉर ख़त्म हो जाती है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें करता है कौन? वेलेस्ले। फिर एक इंपॉर्टेंट वेलेस्ले चीज़ लाता है 1800 में। 1800 में वो फोर्ट विलियम कॉलेज बनाने की बात करता है। कॉलेज यहाँ पे जो ये बंगाल है, यहाँ पे क्या है? बंगाल है। यहाँ पे देखो स्क्रीन में आप लोग, बंगाल में जो एक फोर्ट होता है, उस फोर्ट का नाम क्या था? फोर्ट विलियम। जहाँ पे जो ब्रिटिशर का हेडक्वार्टर उसको फोर्ट विलियम कहते हैं। तो 1800 में जो वेलेस्ले है वो फोर्ट विलियम कॉलेज बनाने की बात करते हैं। कहाँ पे? यहाँ पे बंगाल में। तो उस कॉलेज में क्या होगा कि जो भी सिविल सर्वेंट, जो सिविल सर्विस इससे पहले किसने लाया? कौन? वेलेस्ले ने सिविल सर्विसेज लाया। तो जो भी सिविल सर्विसेज के जो रिक्रूटमेंट होती है, जो नए रिक्रूट्स होंगे, उनकी यहाँ पे ट्रेनिंग होगी। उस तरह करके एक कंसेप्ट लाया उसने, मतलब एक कॉलेज बनाने की सूझी थी। किसने? वेलेस्ले ने। लेकिन बाद में ये कंप्लीट नहीं हो पाता है।
तो इवन क्वेश्चन आता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में किसने लाया? वेलेस्ली। क्यों लाया था? सिविल सर्वेंट रिक्रूट्स जो होते हैं, रिक्रूट्स को ट्रेनिंग के लिए, इंडिया में ट्रेनिंग कराने के लिए उनके लिए लाता है, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। फिर इसी तरह यहाँ पे एक चीज़ लाते हैं 1800 समथिंग में सेंसरशिप एक्ट एक पास होता है ब्रिटिश की तरफ से, जहाँ पे जो भी सेंसरशिप देना कि सेंसरशिप चीज़, जैसे कि अभी आप एक यूट्यूबर हो, मान के चलो आपने आज यहाँ पे कुछ हुआ, कारगिल में ये हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है, ज़रा आप यूट्यूब में बोल रहे हो, तो आप चुप, मतलब कोई आपको रोक रहा है क्या? नहीं रोक रहा है, आप एकदम फ्री हो, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो आप इसलिए सब कुछ जो भी आपके मन में आ रहा है, जो भी आपके दिमाग में है, वो आप बोल रहे हो, जो भी क्रिटिसिज्म गवर्नमेंट के खिलाफ है आप कर रहे हो। उस वक्त ब्रिटिश के टाइम पे ये चीज़ को एकदम रोक देता है। सेंसरशिप मतलब अब वो सेंसर करेगा। अब उस वक्त टीवी यूट्यूब तो था नहीं, अब उस वक्त क्या था? न्यूज़पेपर्स। अब इससे पहले जो है न्यूज़पेपर्स इंडिया में आना स्टार्ट हुआ, न्यूज़पेपर्स अब प्रिंट करना स्टार्ट हुआ, तो उसमें अलग अलग जो भी इंडियंस थे पढ़े लिखे, वो क्या करेंगे? ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करेंगे, भाई आपने ये नहीं किया, ये नहीं किया, आप गलत कर रहे हो, वो गलत कर रहे हो, ज़रा क्रिटिसाइज़ करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। जब गवर्नमेंट ने ये जो यहाँ पे गवर्नमेंट, जब इसने देखा कि यहाँ पे बहुत लेवल में क्रिटिसिज्म हो रहा है, अब ये बातें न्यूज़पेपर के थ्रू कहाँ तक जाएंगी? ब्रिटेन तक। ब्रिटेन में अगर उनके मोनार्क को या ब्रिटिश पार्लियामेंट को जब ये सब चीज़ें पता चलेंगी, तो वो लोग तो इनका बैंड बजा देंगे, है कि नहीं? तो अब उस चीज़ों को रोकने के लिए सेंसर करेगा। सेंसरशिप मतलब अब जो भी मतलब न्यूज़पेपर पब्लिश करेगा कुछ भी, तो वो गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर पब्लिश नहीं कर सकता। अगर उसने गवर्नमेंट से पूछे बिना, मान लो उसने एक न्यूज़ आर्टिकल लिखा, अगर उसने परमिशन लिए बिना उस आर्टिकल को पब्लिश किया, तो जिसने आर्टिकल लिखा है उसको भी जेल में डालेंगे, जिस न्यूज़पेपर ने इसको पब्लिश किया उनको भी जेल में डालेंगे, जो न्यूज़पेपर की फैक्ट्री होगी उसको हड़प करके उसको सील कर देंगे। तो उस रेस्ट्रिक्शन सेंसरशिप। तो ये सेंसरशिप एक्ट किसने लाया था? वेलेस्ली ने लाया था। यहाँ तक क्लियर है? तो ये सारे पॉइंट्स याद रखो, आज के लिए इतना ही रखो यार।